पोडार परिवार, जो कल तक एक आदर्श और खुशहाल परिवार की मिसाल माना जाता था, आज टूटकर बिखर चुका है। हवेली के गलियारों में अब पहले जैसी रौनक नहीं, बल्कि सन्नाटा पसरा है। चारू का जाना इस परिवार के लिए एक ऐसा घाव बन चुका है, जो वक्त के साथ भरने की जगह और भी गहराता जा रहा है। लेकिन इस कहानी की असली तबाही तब शुरू होती है, जब काजल और संजय के सामने वो सच आता है, जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। चारू की डायरी से खुला सच का पिटारा। चारू की मौत के बाद उसकी चीज़ों को समेटते वक्त काजल को एक पुरानी डायरी मिलती है। पहले तो उसने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब उसमें लिखे कुछ वाक्य उसकी आंखों के सामने आए, तो उसकी रूह तक कांप गई। अगर मैं कुछ हुआ, तो मेरी मौत के लिए सिर्फ मायरा जिम्मेदार होगी। संजय ने जब ये पन्ना पढ़ा, तो उसके हाथों से डायरी गिर गई। क्या ये वही मायरा है, जिसे वो आज तक अपने घर की बहू मानकर सर माथे पर बिठाए हुए थे? मायरा का सच कोई औरत नहीं, एक राज थी वो। जैसे जैसे डायरी के पन्ने खुलते गए, वैसे वैसे मायरा का सच बाहर आता गया। मायरा कोई आम लड़की नहीं थी। उसका जुड़ाव पोदार परिवार से सिर्फ एक शादी तक सीमित नहीं था। मायरा दादीसा की पुरानी दुश्मन की बेटी थी, एक ऐसी औरत की संतान जिसने सालों पहले पोदार हवेली की जड़ों को हिलाने की कोशिश की थी। दादीसा को यह बात पहले से पता थी, लेकिन उन्होंने इसे छुपाया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगा था कि मायरा बदल चुकी है। लेकिन असलियत यह थी कि मायरा इस घर में बदला लेने आई थी। अरमान, प्यार या मजबूरी? अरमान, जो अब तक घर का सबसे सुलझा हुआ बेटा माना जाता था, इस मामले में पूरी तरह उलझ चुका था। दरअसल दादीसा ने जब मायरा का सच जाना, तो उन्होंने अरमान को मजबूर किया कि वह चारू से दूरी बना ले और मायरा से शादी कर ले, ताकि परिवार की बदनामी न हो। अरमान का दिल अभीरा में बस चुका था, लेकिन वह दादीसा की जिद के आगे हार गया। उसने अपने प्यार की बलि चढ़ा दी, यह सोचकर कि शायद दादी की बात मानकर वह परिवार को बचा पाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि यही समझौता एक दिन पूरे घर को तोड़ देगा। विद्या का गुस्सा और विद्रोह। जब यह बात विद्या को पता चली कि दादीसा को मायरा की सच्चाई पहले से पता थी, तो उसने अपना आपा खो दिया। विद्या, जो हमेशा दादीसा के फैसलों को पत्थर की लकीर मानती थी, अब उनके सामने खड़ी हो गई। आपने हमारे भरोसे को तोड़ा है, दादीसा। क्या ये वही आप हैं जिन्होंने हमें सिखाया था कि सच से कभी मत डरना? तो फिर आपने मायरा का झूठ क्यों छुपाया? दादीसा कुछ नहीं बोलीं। उनकी आंखों से सिर्फ आंसू गिरते रहे। शायद उन्हें भी अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। हीरा का खुला ऐलान, अब ये घर मैं नहीं छोड़ूंगी। मायरा जाएगी। हीरा, जो अब तक शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, अब बर्दाश्त की सीमा पार कर चुकी थी। उसने सबके सामने मायरा को ललकारते हुए कहा, तेरा खेल अब खत्म हो गया मायरा। ये हवेली मेरी है, मेरे परिवार की है। तू चाहे जितनी चालें चल ले, अब मैं तुझे यहाँ से निकाल कर ही दम लूंगी। मायरा की आंखों में एक अलग ही आग थी। उसने भी पलटकर जवाब दिया, जिस घर में मुझे धोखे से लाया गया, उस घर में मैं अब हक से रहूंगी। चारू की मौत आत्महत्या या हत्या? चारू की मौत को अब तक आत्महत्या माना जा रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा जांच की, तो सबके होश उड़ गए। रिपोर्ट में जहर के अंश पाए गए, और वो जहर ऐसा था जो आम बाजार में नहीं मिलता। अब सवाल यह उठा, क्या किसी ने चारू को मारा था? और अगर हाँ, तो क्यों? सबसे बड़ा खुलासा, चारू गर्भवती थी। जैसे ही चारू की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, सबको झटका लगा। चारू मां बनने वाली थी। ये खबर एक तरफ पूरे परिवार को हिला गई, वहीं दूसरी तरफ एक नई उलझन खड़ी हो गई। बच्चा किसका था? क्या ये बच्चा अरमान का था, या फिर चारू की जिंदगी में कोई और भी था? अब पोदार हवेली की दीवारों के पीछे हर कोई किसी न किसी शक के घेरे में आ चुका था। दादीसा की गिरती तबीयत और अंतिम इकरारे, सारे झमेले और अपनों के गुस्से ने दादीसा को अंदर से तोड़ दिया। एक रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्होंने अपने पुराने जुर्म कबूल करना शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि मायरा की मां के साथ उनकी पुरानी दुश्मनी के चलते उन्होंने मायरा को निगरानी में रखा था। लेकिन जब उन्हें लगा कि मायरा बदल गई है, तो उन्होंने उस पर भरोसा कर लिया। यह उनका सबसे बड़ा अपराध बन गया। अभीरा की वापसी और जली हुई डायरी, इस सब के बीच अभीरा की वापसी होती है।
वह चारू की सबसे करीबी थी। अभीरा को पता था कि चारू की डायरी में कई राज छुपे हैं, लेकिन उसे वह डायरी जली हुई हालत में मिलती है। पर उसमें एक अधजला पन्ना बचा होता है, जिसमें लिखा होता है, जिसने मुझे मारा है वह खुद को मेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक बताता है। यह पंक्ति मायरा की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन संजय का शक अब अरमान पर भी होने लगा था। अरमान का बदलता चेहरा अरमान अब चुप रहने को तैयार नहीं था। उसने सबके सामने एक वीडियो फुटेज पेश किया, जो चारू के कमरे के बाहर लगे एक गुप्त कैमरे से मिला था। इस फुटेज में मायरा और चारू के बीच बहस हो रही थी। आखिरी शब्द थे चारू के, अगर तुमने मुझे धमकाया तो मैं सबको बता दूंगी कि इस बच्चे का पिता कौन है। इसके बाद वीडियो कट हो गया। अब मायरा ने सफाई में कहा कि चारू का बच्चा किसी और का था और वो झूठ बोल रही थी, लेकिन अब कोई उसकी बातों पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। संजय का फैसला, अब वक्त है इंसाफ का। संजय, जो अब तक खुद को टूटता देख रहा था, पहली बार पूरे परिवार के सामने खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं अब और चुप नहीं रहूंगा। इस घर में जो भी गुनाह किया है उसे कानून के सामने पेश किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। संजय ने मायरा के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने जांच तेज कर दी। मायरा की गिरफ्तारी और जेल से चिट्ठी, कुछ ही दिनों में मायरा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जेल से मायरा ने एक चिट्ठी भेजी, जिसमें लिखा था, जो दिखता है वही सच नहीं होता। असली गुनहगार अब भी हवेली में खुला घूम रहा है। यह चिट्ठी पूरे परिवार को एक बार फिर डर और शक की दुनिया में धकेल देती है। नया अध्याय, पोद्दार परिवार की नई शुरुआत या नई तबाही। अब सवाल यही है, क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई, या फिर अब असली लड़ाई शुरू हुई है? क्या मायरा झूठ बोल रही थी, या सच में असली कातिल कोई और है? क्या पोद्दार परिवार इस हादसे से उबर पाएगा, या फिर हर रिश्ता, हर भरोसा एक एक कर टूट जाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या सच में मायरा ही गुनहगार है, या कोई तीसरा शातिर खिलाड़ी अभी पर्दे के पीछे है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।